एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी काइंडली लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें। और मैं तो आपको नोट्स भी प्रोवाइड करती हूँ स्टूडेंट्स अच्छे अच्छे, ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत बेस्ट हो। उसमें एग्जाम्पल्स भी लिखे होते, तो काइंडली मेरा इतना तो बनता है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें। अच्छा, अब रिकवरी मेथड्स क्या होता है एरियर्स का। अभी एरियर्स का तो आपको पता चल ही गया होगा, जो स्टूडेंट्स को नहीं पता तो मैं बता देती हूँ दोबारा से। स्टूडेंट्स, एरियर्स हमारे पास कौन से होते हैं? जो डिफॉल्टर्स होते हैं, यानी कि जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया होता। एरियर्स किस तरह से रिकवर करते हैं हम? नोटिस ऑफ डिमांड, अरेस्ट एंड डिटेंशन, सीज एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ अटैचमेंट ऑफ लैंड, आगे कैंसलिंग द टैक्स असेसमेंट, सेल ऑफ द होल्डिंग, प्रोसीडिंग अगेंस्ट अदर प्रॉपर्टी ऑफ द डिफॉल्टर। 90 तक पढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। पहले तो फर्स्ट में क्या होता है, नोटिस दिया जाता है उनको, कि रिटर्न नोटिस दिया जाता है डिफॉल्टर्स को कि आप अपना टैक्स पे करते हैं। अब अगर वो 20 डेज के अंदर अंदर नोटिस के 20 डेज के अंदर अंदर वो नहीं करते हैं, तो फिर क्या किया जाता है? अरेस्ट कर लिया जाता है उन्हें। अब अरेस्टिंग में क्या होता है? फीमेल्स, माइनर्स और ल्यूनेटिक्स और इडियट्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे आप लोग इन सेन कर लें इसको काट के, ठीक है, को अरेस्ट नहीं किया जाता। ओके, अब उनको रिस्ट्रेन में रखा जाता है 10 डेज में, और 10 डेज के बाद जो है वो सेंड टू जेल अप टू 1 मंथ से ज्यादा। अब वो फ्री कब होंगे? फ्री तब होंगे जब वो अपने एरियर्स क्लियर करेंगे, या फिर वो सिक्योरिटी पार्ट पेमेंट देंगे। अब सिक्योरिटी में क्या हो सकता है? जैसे कि ग्रोइंग क्रॉप्स वगैरह है, वो ये एक जमीन है ना, इस पे जितना भी प्रॉफिट आ रहा है ना क्रॉप्स वगैरह से जो कल्टीवेशन हुई है, तो वो बोलेगा ये सिक्योरिटी के तौर पे आप रख लें। आगे सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब इसमें पहले मूवेबल पढ़ेंगे और इमूवेबल करेंगे। अब उसने क्या किया? सीज कर ली प्रॉपर्टी, ले ली उससे और सेल कर दी उसके क्रॉप्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इसमें हैवरेस्ट जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। हैवरेस्ट अब किसको कहते हैं? सीड फॉर नेक्स्ट क्रॉप। इसमें से थोड़े से जो सीड्स होंगे जो नेक्स्ट क्रॉप के लिए यूज होंगे, वो उसमें से निकाल लिए जाएंगे, और जो फूड उसकी फैमिली के लिए होगा एंड कैटल, वो भी निकाल लिया जाएगा। ओके, तो फिर बाकी में से जो होगा वो रख के उसको बेच वगैरह की, या फिर उसको यूज करके अपने टैक्स पे कर लेगा रेवेन्यू ऑफिसर और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया जाएगा। आगे ट्रांसफर ऑफ होल्डिंग। आगे होल्डिंग जो ट्रांसफर की है ना, जैसे कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है उसकी, अभी जो क्रॉप्स वगैरह से उससे टैक्स पेड नहीं हुआ, यानी कि वो कम थे तो उससे टैक्स पेड नहीं हुआ। अब क्या करेगा? वो ट्रांसफर करेगा इसकी प्रॉपर्टी को किसी और को। अब वो इंसान है जो है वो टैक्स पे, मैं इसको आपको एग्जांपल, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, मैं इसको एक बहुत अच्छी एग्जांपल देती हूँ। ये देखिए, ये पर्सन है, लैंड ओनर है, जो डिफॉल्टर डिक्लेयर किया गया, जिसने टैक्स नहीं पे किया। अब ये ट्रांसफर कर देगा, जो इसमें ट्रांसफर कौन करेगा? रेवेन्यू ऑफिसर जो होगा, या फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आप कह सकते हैं, वो ट्रांसफर कर देगा ये बी को, जो प्रॉपर्टी होगी। अब ये बी को किस शर्त पे ट्रांसफर करेगा कि ये ए वाले का टैक्स पे कर देगी, ए वाले का टैक्स पे कर देगी। और अब ये इसको टोटल ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की है, अभी इसको जस्ट टेम्परेरी की है कि आप मैक्सिमम इतने टाइम के लिए रखें कि आप अपने जो पैसे हैं, ड्यूज हैं, वो क्लियर कर सकें। यानी कि 15 ईयर्स के लिए जैसे कि वो रख लेता है, मैक्सिमम वो 15 ईयर्स के लिए रख सकता है, और फिर डिफॉल्टर वो बैक ले सकता है आफ्टर पेमेंट के। आगे अटैचमेंट ऑफ होल्डिंग। इंस्टेड ऑफ ट्रांसफर लैंड में भी अटैच्ड एंड मैनेज्ड बाय, कहता है अगर वो ट्रांसफर नहीं कर रहा किसी और को, तो वो फिर कलेक्टर मैनेज करेगा। कलेक्टर क्या करेगा? कलेक्ट करेगा रेंट एंड प्रॉफिट, फिर उसमें से एरियर पे करेगा फ्रॉम डेड मनी। रिटर्न लैंड आफ्टर 5 ईयर मैक्सिमम और अर्लियर इफ एरियर्स आर पेड। अगर एरियर्स पेड हो जाते हैं तो वो लैंड जो रिटर्न होगी या तो 5 साल के बाद होगी या फिर उससे पहले हो जाएगी। आगे अनलमेंट है हमारे पास असेसमेंट की। इफ द एरियर इज पेंडिंग फॉर ओवर अ ईयर, अगर हमारे पास जो एरियर है वो पेंडिंग है, तो देन क्या करेगा? कोर्ट इसमें क्या डिसीजन लेगा, या फिर रेवेन्यू ऑफिसर क्या कर सकता है? वो कैंसिल भी कर सकता है उसको, ठीक है। आगे प्रोक्लेमेशन ऑफ अटैचमेंट, अनलमेंट। अगर तो उसको प्रोक्लेमेशन अटैचमेंट करनी है या फिर अनलमेंट करनी है, तो वो एक पब्लिक नोटिस शेयर करेगा। सारी बात है, जो लैंड ओनर है उसके नोटिस में तो ये बात होनी चाहिए ना, तो वो नोटिस शेयर करेगा, या तो उसे अटैच करनी है या फिर टैक्स अनल्ट करना है। ओके, आगे सेल ऑफ होल्डिंग। अब जो उसने होल्ड किया है, जो उसके पास प्रॉपर्टी आ रही है, उसकी सेल
और फिर तमाम जो अर्लियर स्टेप्स थे हमारे पास, जो हमने नोटिस, डिटेंशन वगैरह, मूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह, वो सारे फेल हो जाते हैं, तो वो प्रॉपर्टी को क्या किया जाएगा, अब सेल कर दिया जाएगा, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो गई है। अगर अफेक्ट ऑफ सेल ऑन मॉर्गेज और लीज, अब लीज और मॉर्गेज पर कैसे अफेक्ट करेगी। अगर कोई प्रॉपर्टी लीज पर है या फिर मॉर्गेज पे है, तो उसके बेचने से पहले उसके तमाम राइट्स जो हैं वो क्लियर कर दिए जाएंगे, और कमिश्नर प्रोटेक्ट करता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को। ओके, आगे सेल ऑफ अदर प्रॉपर्टी। इफ द लैंड, देखें एक बंदे पे टैक्स था 20 लाख, अब उसकी लैंड से जो हमारे पास सेल करके उसका जो टैक्स, मतलब उसकी जो रकम आई है वो 10 लाख आ गई है, तो अब क्या करेगा, अगर इस बंदे के पास दूसरी कोई लैंड है, जमीन है, प्रॉपर्टी, तो वो भी गवर्नमेंट जो है वो सीज कर लेगी, ताकि उससे भी उसका टैक्स कंप्लीट किया जा सके। ये बता रहे हैं। डिफॉल्टर कैन चैलेंज एरियर, अब डिफॉल्टर जो होता है वो चैलेंज कर सकता है एरियर्स को। प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल, अच्छा स्टूडेंट इसमें क्या है, इसमें प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल है कि सेल के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट होती है। कलेक्टर अनाउंस करता है सेल को। अब इसमें डेटा, डेट, टाइम, प्लेस वगैरह, जो प्रॉपर्टी की डिटेल होती है, रेवेन्यू कितना ड्यू है जो कि उसने टैक्स नहीं पे किया, लोन या फिर लीज है, वो सारा जो होता है वो उसमें नोटिस में मेंशन होता है। वो नोटिस उसके लैंड ओनर को भेजना ही होता है। रेवेन्यू ऑफिसर नॉट लायबल, अगर कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है तो रेवेन्यू ऑफिसर उसके लिए लायबल नहीं होता। हाँ, अगर उसने डिसऑनेस्टली काम किया तो फिर जरूर होगा, जारी बात है। पब्लिकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, अब पब्लिकेशन क्या होती है, सेल नोटिस मस्ट भी डिफॉल्टर को देना चाहिए, पोस्टेड करना चाहिए तहसील और कलेक्टर ऑफिसर, जारी बात है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भी देना है और कलेक्टर ऑफिसर को भी देना है, और पब्लिश होना चाहिए वो यूनिक काउंसिल में। लेकिन ये चांसेस है यूनिक काउंसिल में कर सकते हैं या फिर नहीं। अब टाइमिंग क्या होती है, टाइमिंग मोस्टली फ्राइडे की होती है या फिर हॉलीडे की होती है, और ये पब्लिक नोटिस जिस दिन से शेयर हुआ ना उससे 30 दिन पहले ये, मतलब 30 दिन का टाइम होता है आफ्टर शेयरिंग द नोटिस। ओके, पावर टू पोस्टपोन सेल, अब सेल को पोस्टपोन करने की पावर किसके पास है, वो कलेक्टर के पास, हमारे कलेक्टर साहब है ना जो, उनके पास है वो, और वो रीजन मेंशन करेंगे। ऐसे नहीं उठ के कि भाई चलो आज मेरा मूड नहीं है तो ये सेल को डिले कर सकते हैं, नहीं, इस तरह के काम नहीं होते। स्टे ऑफ सेल, अब सेल जो होता है, इफ द एरियर प्लस कोस्ट आर पेड बिफोर, अच्छा अब सेल स्टॉप कैसे हो सकती है, अगर तो जो डिफॉल्टर है उसने एरियर प्लस जो कॉस्ट उस पर आई है। कॉस्ट क्या होती है स्टूडेंट, कॉस्ट होती है जो विजिट करने के लिए जो नोटिस प्रोवाइड करने पर खर्चा हुआ है ना, वो कॉस्ट होगी, और एरियर्स आपको पता है टैक्स होगा। टैक्स प्लस कॉस्ट वो दे देते हैं जो हमारे पास डिफॉल्टर है, तो फिर क्या होगा, सेल स्टॉप होगी, जारी बात है उसकी जमीनों से वापस मिल जाएगी क्योंकि उसने पेमेंट कर दी है। डिपॉजिट बाय परचेज है, सक्सेसफुल बिडर मस्ट इमीडिएटली डिपॉजिट, अच्छा डिपॉजिट बाय परचेज 25% जो होती है ना, मतलब फौरी पेमेंट करनी होती है उसे, और जो बाकी पेमेंट होती है वो विद इन 30 डेज वो कर सकता है। फेलियर टू पे डिपॉजिट, इफ बायर जो होता है वो फेलियर हो जाता है कि फिर 25% वो नहीं कर पाता, तो फिर क्या करेगी, फिर वो उसे नहीं बेची जाएगी हुकूमत, वो जो है ना उसे नहीं देगी, कोई और जो है वो आदमी को बेच देगी। फुल पेमेंट टाइम जो है वो 30 डे होता है, ये मैंने आपको पहले डिस्कस कर दिया। डिफॉल्ट ऑफ फुल पेमेंट, अगर तो फुल पेमेंट वो नहीं कर सका विद इन 30 डे तो लैंड होगी वो रिसोल्ड होगी। रिपोर्ट टू कमिश्नर, कलेक्टर मस्ट रिपोर्ट द सेल टू द कमिश्नर, कमिश्नर को उसे रिपोर्ट देनी होगी। अगर जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसको कलेक्टर को रिपोर्ट करनी होती है और कलेक्टर को आगे कमिश्नर को रिपोर्ट देनी होगी इस बारे में, ठीक है। अप्लाई टू सेट अबाइड सेल, within 30 days someone can request cancellation due to irregularity in the process must show real harm loss। कहता है विद इन 30 डेज जो है ना वो कैंसिल हो सकती है सेल। अगर कंफर्मेशन, इफ नो ऑब्जेक्शन इन 30 डेज शी इज कंफर्म, अगर तो 30 डेज में किसी ने भी ऑब्जेक्ट नहीं किया, ऑब्जेक्शन नहीं राइज किया, तो वो फिक्स्ड हो जाएगी यानी कंफर्म्ड हो जाएगी, और पेमेंट जो होती है वो मेड इन टाइम। कमिश्नर जो है वो फिर भी कैंसिल कर सकता है सेल को, लेकिन उसके लिए भी उसको रीजन मेंशन करनी होगी। आगे रिफंड क्या होता है, अगर सेल कैंसिल होगी तो सारी बात है जो बायर होगा जो खरीदने वाला होगा उसको डिपॉजिट कर दिया जाएगा उसकी फुल अमाउंट। न्यू प्रोक्लेमेशन फॉर रीसेल, अगर तो रीसेल करनी हुई तो फिर दोबारा से नोटिस जारी किया जाएगा, वही सारा प्रोसीजर दोहराया जाएगा।
पोजेशन एंड सर्टिफिकेशन, अगर सेल कंफर्म्ड होगी है तो बायर को क्या किया जाएगा, ओनरशिप सर्टिफिकेट, सारी बात है, जो भी उसके रजिस्ट्री प्रॉपर्टी के पेपर्स होंगे वो उसको ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। नो नीड टू रजिस्टर सेपरेटली, अब इसको सेपरेट से रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होती। और बायर गेट ऑल प्रॉफिट एंड ड्यूज आफ्टर कंफर्मेशन। आगे मूवेबल पेरिशेबल, पेरिशेबल होती है जो खराब होने वाली चीज होती है। अब उन गुड्स को जो होता है क्विकली ऑन द स्पॉट जो होता है वो बेच दिया जाता है, और इसके लिए ये सेल की कंफर्मेशन की जरूरत नहीं होती। पेमेंट फॉर पेरिशेबल गुड की उसी टाइम होती है, ठीक है। अगर वो उसी टाइम कोई नहीं पेमेंट कर सकता तो फिर उसको नहीं बेचा जाएगा, किसी और को बेचा जाएगा। आगे पेमेंट फॉर नॉन पेरिशेबल, पेमेंट फॉर नॉन पेरिशेबल की 20, ये मूवेबल की बात हो रही है, ठीक है। 25% डिपॉजिट की जाती है इमीडिएटली, और फुल पेमेंट जो होती है वो 7 डेज में कर दी जाती है। आगे सेल प्रोसीड किस तरह से होती है स्टूडेंट्स की आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट यूज टू कवर एरियर्स एंड एक्सपेंस, फर्स्ट तो उसके एरियाज और एक्सपेंस जो होंगे वो एक्सपेंसेस मतलब कॉस्ट, और फिर जो रिमेनिंग पैसे होंगे ना वो उसको ओनर को दे दिए जाएंगे। क्लेम ऑन अटैच्ड प्रॉपर्टी, अगर तो कोई कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है भाई, जो उसके साथ अटैच है, जो होल्ड किया रेवेन्यू ऑफिसर ने, तो फिर इसके बारे में एक लंबी बहस है। ओके।